नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 से अंतरा भाग 1 की कहानी उसकी माँ। हम एक भाग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। चलिए भाग नंबर 2 पर बची हुई कहानी और प्रश्नोत्तर को कर लेते हैं। उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्राय कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उनकी नहीं मिल रहा था। फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रहा करती। वह लोटा, थाली, जेवर आदि बेच बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरती, गिड़गिड़ाती कहती, सब झूठ है, न जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घर से पैदा कर दी। वे लड़के केवल बातों नहीं है। हाँ, भगवान का चरण छूकर कह सकती हूँ, तुम जेल में जाकर देखाओ वकील बाबू, भला खून से बच्चे हत्या कर सकते हैं? उसका तन सूखकर कांटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई, आंखें निस्तेज। मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद नहीं किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुंझलाकर उसे छिड़क देते, धकिया देते। उसको अंत तक यह विश्वास रहा कि ये सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तब वे बच्चे जरूर बेदाग छुट जाएंगे। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगड़ लठेत को और 2 और लड़कों को फांसी, 10 को 10 साल से 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुनाई दी। वह अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़िया बजाते, मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ पर नजर पड़ी। माँ, वह मुस्कुराया। अरे, हमें तो हलवा खिला खिलाकर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया है। ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे। मगर तू सैन सूखकर काटा हो गई। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? माँ, उसके लाल ने कहा। तू भी जल्दी वहां आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है। माँ एक सांस में पहुंचेंगी। वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पे उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहां बड़ा आनंद है। आएगी न माँ? मंगल ने पूछा। आएगी न माँ? लाल ने पूछा। आएगी न माँ? फांसी दंड प्राप्त 2 दूसरे लड़कों ने भी पूछा। और वह टुकर टुकर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरता था। उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने बगले झाँकने लगता। मेरा स्वयं अपार प्रेम था उस बेचारी बुढ़िया पर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता, विद्रोही की माँ से संबंध रखकर। उस दिन ब्यालू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया। किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षण भर देखने के लालच। मैंने मैगजीन की एक जिल्द निकालकर उसे खोला। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। ध्यान देने पर पता चला वे लाल के हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गई 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझसे मांगकर वह लड़के ने पढ़ा था। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ उस लड़के के लिए। उसके पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्ग की तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच गई। लाल की माँ पर उसके सिद्धांतों, विचारों, आचरणों के कारण जो वज्रपात हुआ, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते ही लगी। मेरे मुंह से एक गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकलकर रह गई। पर दूसरे ही क्षण पुलिस सुपरिटेंडेंट का ध्यान आया। उसकी भूरी डरावनी अमानवीय आंखें मेरी आप सुखी तो जग सुखी आंखों में वैसे ही चमक गई, जैसे उजड़ गांव के सिवान में कभी कभी भूती ही चिंगारी चमक जाया करती है। उसके रूखे फौलादी हाथ, जिनमें लाल की तस्वीरें थी, मानो मेरी गर्दन चापने लगी। मैं मेज पर से रबड़
इरेजर उठाकर उस पुस्तक पर उसके नाम उधेड़ने लगा। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ वहां आई। उसके हाथ में एक पत्र था। अरे, मैं अपने को रोक न सका। लाल की माँ, तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो। तुम इस तरह मेरी ओर निहारती हो मानो कुछ देखती ही नहीं हो। यह हाथ में क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैंने देखा उस पर जेल की मोहर थी। सजा सुनाने के बाद वह नहीं भेज दिया था, यह मुझे मालूम था। वह पत्र निकालकर पढ़ने लगा। वह उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रूखा कर उसे जोर से पढ़ दिया। माँ, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा, उसके सवेरे में बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा? मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ। माँ, जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है। दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं, बंगड़, वह, यह सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ माँ, तेरा लाल। कांपते हाथ से पढ़ने के बाद पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में रख दिया। मेरी पत्नी की विकलता हिचकियों पर चढ़कर कमरे को करुणा से कांपने लगी, मगर वह जानकी ज्यों की त्यों लकड़ी बन चुकी, पूरी खुली और भावहीन आंखों से मेरी ओर देखती, मानो वह उस कमरे में थी ही नहीं। क्षण भर बाद हाथ बढ़ाकर मौन भाषा में उसने पत्र मांगा और फिर बिना कुछ कहे कमरे से फटाफट कमरे के फाटक के बाहर हो गई, डुगर डुगर लाठी टेकती हुई। इसके बाद शून्य सा होकर मैं धम से कुर्सी पर गिर पड़ा। माथा चक्कर खाने लगा। उस पाजी लड़के के लिए नहीं, इस सरकार की क्रूरता के लिए भी नहीं, उस बेचारी भोली बूढ़ी जानकी, लाल की माँ के लिए। हाँ, वह कैसी स्तंभ थी। उतनी स्तंभता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती, समुद्र पाता तो बौखला उठता। जब एक का घंटा बजा, मैं जरा बगाया। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई है, माथे में, छाती में, रग रग में। पत्नी ने आके कहा, बैठे ही रहोगे, सोगे नहीं? मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा। फिर मेजिनी की जिल्द पर नजर गई, उसके ऊपर पड़े रबड़ पर भी, फिर अपने सुखों की, जमींदारी की, धनिक जीवन की और उस पुलिस अधिकारी की निर्दय नीरस निस्तार आंखों की स्मृति कलेजे में कंपन भर गई। फिर रबड़ उठाकर मैंने उस पाजी पेंसिल रचित नामक पुस्तक की छाती पर से मिटा डाला था। माँ, मुझे सुनाई पड़ा। ऐसा लगा गोया लाल की माँ करहा रही है। मैं रबड़ हाथ में लिए दहकते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा। लाल के घर की ओर कान लगाने पर सुनाई न पड़ा। मैं सोचने लगा भ्रम होगा। वह अगर कराहती होती तो एक आध आवाज और अवश्य सुनाई पड़ती। वह कराहने वाली औरत है भी नहीं। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं गिड़गिड़ाई जैसे साधारण स्त्रियां ऐसी अवसरों पर तड़पा करती हैं। मैं पुनः सोचने लगा, वह उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। खिलौनों की तरह, आराध्य की तरह उसे दुलारती, उसे संवारती फिरती थी। पर आहार छोकरी माँ, फिर वही आवाज, जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही विकल व्यथित विवश बिलख रही। हाय री माँ, अभागिनी, वैसे ही पुकार रही है जैसे वह पाजी गाकर मचलकर स्वर्ग को खींचकर उसे पुकारता था। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट चला। उषा पीली हुई, लाल हुई। रवि रथ पर लेकर वहां क्षितिज से उस छोर पर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई। माँ, मानो लाल पुकार रहा था, मानो जानकी प्रतिध्वनि की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। मैंने नौकर को पुकारकर कहा, देखो तो लाल की माँ क्या कर रही है। जब वे लौटकर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबड़ लिए उसी उद्देश्य से।
उसने घबराए स्वर से कहा, हुजूर, उसकी तो अजीब हालत है। घर में ताला पड़ा है और दरवाजे पर पांव पसारे हाथ में कोई चिट्ठी लिए मुंह खोल मरी बैठी है। हाँ सरकार, विश्वास मानिए, वे मर गई है। सांस बंद है, आंखें खुली। दुखांत अंत, बेचैन करने वाली कहानी। इस कहानी को पढ़कर हमको एहसास होता है कि किस तरह हमारे देश की आजादी के लिए नौजवान बच्चों ने अपनी जानें दी हैं, खुशी खुशी फांसी पर चढ़े हैं और अपने पीछे अपने माँ बाप परिवार को भी नहीं देखा है। सिर्फ उनके लिए भारत माता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? लाल देशभक्त था, क्रांतिकारी युवक था। वह देश को ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। इसीलिए अंग्रेजी सरकार उसे राजद्रोही कह सकती है। उसने कभी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं किया। सरकार उसको संदेह करती थी और उसके कदमों को रोकने के लिए उसे षड्यंत्र करके फंसा दिया। हम उसे षड्यंत्रकारी नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 2, पूरी कहानी में जानकी न तो शासन तंत्र के समर्थन में है न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में ही नहीं रखा बल्कि कहानी को शीर्षक बना दिया। क्यों? कहानी के बारे में उसके शीर्षक की सार्थकता जरूरी नहीं है। मूल भाव, उद्देश्य, घटना और प्रमुख पात्र से जुड़ा हुआ हो, ये आवश्यक है। कहानी क्रांतिकारी युवक लाल की माँ की ममता, सरलता, सेवा, त्याग का वर्णन है। माँ को बार बार उल्लेख किया गया है। वह सिर्फ माँ है। उसका संबंध शासन तंत्र व्यवस्था से नहीं है। उसका संबंध सिर्फ अपनी संतान से है। सबका कल्याण चाहती है। लाल और उसके साथियों को फांसी होते देख वह प्राण त्याग देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चाचा जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है परंतु डरता है। वह डर किस प्रकार का है? हमने कहानी में जाना है कि जो लाल के चाचा हैं वो एक जमींदार हैं। उन्हें ब्रिटिश सरकार से सहायता मिलती है तो वो उनकी चापलूसी भी करते हैं। सुपरिटेंडेंट जब लाल के बारे में पूछता है तो चेतावनी भी दे के जाता है कि उनसे दूर रहें, उस परिवार से दूर रहें। इससे हमें पता चलता है कि वो ब्रिटिश सरकार के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते। इसी डर से वो चाहते हैं कि लाल और परिवार की सहायता नहीं करते। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है और दूसरे का उसका चाचा। आपकी नजर में कौन सही है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। हमारी नजर में तो लाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सचमुच उसकी सोच बिल्कुल सही है। वह गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए देश को आजाद करना चाहता है। वो एक युवा वर्ग का प्रतिनिधि करता है जो राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। उसके अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा है। लाल समझता है कि चाचा जैसे लोगों के कारण ही देश को आजादी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन हजारों लाल के कुर्बान होने से आज हमारा देश भी आजाद हुआ है। प्रश्न नंबर 5, उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ उसकी माँ नहीं भारत माता है? कहानी के आधार पर उसका चित्रण कीजिए। वे लड़के जानकी के शारीरिक रूप और स्वभाव के आधार पर उसे भारत माता कहते हैं। जैसे जानकी वृद्धा है, उसके बाल सफेद हैं, उसके अंदर सेवा भाव है, वो सबको प्यार करती है। वो उसके बालों को हिमालय की संज्ञा देते हैं, माथे पर पड़ने वाले बल को नदियों का भान बताते हैं और ठोड़ी के आकार को कन्याकुमारी और लहराते बालों को वर्मा कहते हैं। जहां तक जानकी के चरित्र चित्रण का सवाल है तो वो सीधी सादी स्त्री है। उसे बस बच्चों की चिंता है। बच्चे ही उसके लिए सब कुछ है। वो वास्तव में ही माँ है। वो अपने बेटे को और उसके मित्रों को भी प्रेम से देखती है, वात्सल्य लुटाती है। जब बच्चों की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो भी प्राण त्याग देती है। वो त्यागमयी भी है
भोजन पानी की पूरी व्यवस्था वो अपनी पूंजी बेचकर, अपने सामानों को बेचकर करती है। एक स्वाभिमानी स्त्री भी है, किसी से सहायता नहीं मांगती, बच्चों के लिए स्वयं प्रयास करती रहती है, दया बहुत है और सब कुछ बेच देती है और रुक भी नहीं करती। प्रश्न नंबर 6, विद्रोही की मां से संबंध रखकर कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता? कथन के आधार पर शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उस समय देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। शासन तंत्र क्रूर था, तानाशाही था, लोगों को उसका डर भी था। जो अदालत बिना सुनवाई के मनमाना दंड दे देती है और सरकार इतना ज्यादा प्रताड़ना करते हैं कि नौजवान बच्चों को बिना सही सुनवाई के ही फांसी पे लटका देते हैं। ऐसी सरकार से लोग भयभीत होते हैं और ऐसे देशद्रोही जो वो मानते थे जबकि वो राष्ट्रभक्त थे, ऐसे राष्ट्रभक्तों को, स्वतंत्रता प्रेमियों को भी सहायता नहीं मिलती थी, तो उनसे लोग थोड़ा दूरी बना के रखते थे ताकि वो भी ब्रिटिश सरकार की गुस्से का शिकार ना हो जाए। प्रश्न नंबर 7, चाचा ने लाल का पेंसिल रचित नाम पुस्तक की छाती से क्यों मिटा डालना चाहा? चाचा उसका नाम मिटाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पुलिस वाले तलाशी लेने ना आ जाए, उन्हें किताब ना मिल जाए। और लाल ने देश के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया था। उसकी बूढ़ी बेसहारा माँ थी। वो नहीं चाहते थे क्रांतिकारियों के साथ लाल और उनका संबंध भी जुड़े। क्वेश्चन नंबर 5, भारत माता की छवि या धारणा आपके मन में किस प्रकार की है? भारत माता हमारे मन में जो छवि है वो ऐसे है कि वो सिंह पर सवार है, कमल के पत्ते पर खड़ी है, उन्होंने सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं जो बताता है कि वह सोने की चिड़िया है। उनके सर पर मुकुट है, बाल लंबे हैं, उन्होंने एक हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 9, जानकी जैसा भारत माता हमारे बीच बनी रहे, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में विचार करें। हमें बेटियों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर पढ़ता है तो वह पढ़ता है, अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार और समाज पढ़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस दिशा में एक अच्छा कदम है, इसके लिए वे स्वावलंबी बन सकती हैं। अच्छे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10, क्या पुलिस वाले केवल धीरे धीरे घुलना मिटना है? इन पंक्तियों का आशय है कि ब्रिटिश सरकार पुलिस भारतीयों को अच्छे परिवार के बच्चों को संदेह के आधार पर ही दंड देती थी। इस प्रकार अत्याचारी शासन व्यवस्था का स्वीकार करना क्रांतिकारी देशभक्त अपने धर्म कर्म आत्मा परमात्मा के विरुद्ध उनका विरोध करते थे। 6, चाचा जी नष्ट हो जाना सहज भूषाओं की सखिया है। लाल इस बात को स्वीकार करता है कि अंग्रेजों की शक्ति को तुलना में भारत को स्वतंत्र कराने वाले की शक्तियां बहुत कम है। वह देश की स्वतंत्र कराने में जान से जुटा है। उसे विश्वास है कि जब कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय किसी काम को करने में जुट जाता है तो उसमें क्षमता आ जाती है और वो अपार क्षमता होती है। भाव यह है कि शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति भी निष्ठा और लगन से कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक कर लेता है। अब पाठ समाप्त होता है, प्रश्नोत्तर करा दिए हैं। आशा है आपने इसका एक भाग पहले देख लिया होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, प्रश्नोत्तर क्लियर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।